Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 154 of Criminal Procedure Code 1973, which dealt with the concept of First Information Report, FIR. So whenever the police receive any information relating to commission of any cognizable offence, it shall be the duty of police officer to register an FIR. तो सेक्शन 154 आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो डील करता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से रिलेटेड, FIR, पहली खबर। तो पुलिस ऑफिसर के पास जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन लेकर आएगा दखल पात्र गुनाह की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो पुलिस को FIR लॉन्च करना ही पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा। तो पूरा कंसेप्ट सेक्शन 154 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 154 पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। First Information Report, FIR, Section 154 of CRPC 1973. So, information in cognizable cases, that is discussed under Section 154. The title of Section 154 is Information in Cognizable Cases. So, every information relating to the commission of cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced in writing by him or under his direction. So whenever any police officer received any information relating to commission of any cognizable offence, then it shall be the duty of that police officer to reduce that FIR into writing under his direction. So FIR का कंसेप्ट ऐसा है कि जब कभी भी कोई पर्सन पुलिस के पास जाता है ऐसे एक्ट को लेकर, ऐसे ऑफेंस को लेकर जो दखल पात्र है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऐसे ऑफेंस को लेकर अगर ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर अगर कोई इंफॉर्मेंट पुलिस के पास जाता है तो पुलिस की ड्यूटी रहेगी FIR लॉन्च करने की। जो वो ओरली कहेगा उसको पुलिस ऑफिसर लिख कर लेगा उसके डायरेक्शन के साथ। देन रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। आफ्टर रिड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन इन राइटिंग, it shall be the duty of that police officer to read over that particular information to the informant. तो जब वो लिख कर लेगा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट की, तो इंफॉर्मेशन लिख कर लेने के बाद पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन जो लिख कर लिया वो इंफॉर्मेंट को पढ़कर सुनाए कि तुमने जो कहा है वही हमने लिखा है। Then shall be signed by the person giving it. Then the information given by the informant, that particular information shall be signed by the informant. Suppose अगर मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूं कोई दखल पात्र गुनाह की इंफॉर्मेशन लेकर, तो मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, मैं पूरी रुदात सुनाऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ, पुलिस उसको लिख कर लेगी, लिख कर लेने के बाद मुझे वो पढ़कर सुनाएगी और पढ़कर सुनाने के बाद मेरी वहां पर सिग्नेचर ली जाएगी। तो मैंने सिग्नेचर देना कंपलसरी है। इट इज माई ड्यूटी टू गिव अ सिग्नेचर, to sign that particular FIR. Then the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer. Sir, after reducing the information into writing, after reading over that information to the informant and signed by the informant, that particular information, the substance of that particular information shall be entered in a book to be kept in बाय सच ऑफिसर। तो जो बुक होता है FIR का सेक्शन 154 का, उसमें बाद में उसकी एंट्री ली जाती है उस इंफॉर्मेशन की। अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड शैल बी गिवन forthwith फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। देन आफ्टर रजिस्टरिंग एन FIR, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू हैंड ओवर वन कॉपी ऑफ FIR टू द इंफॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। जब FIR रजिस्टर्ड होगी, FIR रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि FIR की एक कॉपी इंफॉर्मेंट को दे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जिंग एनी कॉस्ट। देन द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड
व्हाट एफआईआर मस्ट कंटेन, अब एफआईआर में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट एफआईआर मस्ट कंटेन, कंप्लीट नेम ऑफ द इंफॉर्मेंट, एज एंड एड्रेस, जो इंफॉर्मेशन लेकर आया है उसका कंप्लीट नाम, उसका एड्रेस और उसकी एज इंफॉर्मेंट की. देन हियर कंप्लेंट इज supposed to mention how he was present there when the incident took place. तो क्यों जरूरी है उसका एड्रेस, एज और उसका नाम, क्योंकि स्पॉट पे वो कैसा मौजूद था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया का हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुंबई में रहता हूं और जो ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मैं लेकर गया हूं फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में, तो जब मैं बैंगलोर के पुलिस स्टेशन में जाऊंगा तो मेरा नाम, मेरा एज और मेरा एड्रेस वहां पर मेंशन होगा. जैसा ही मैं मेरा एड्रेस मुंबई का बताऊंगा तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा या मुझे ये कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं बैंगलोर क्यों आया और स्पॉट पे मैं मौजूद क्यों था. तो इसके लिए एड्रेस का होना जरूरी है. देन एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड डज नॉट गेट चांस टू डिनाई द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड. तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि इंफॉर्मेशन एक पर्सन ने दिया पुलिस स्टेशन में जाकर और बाद में ये पता चला कि वही अक्यूज्ड है, तो आगे चल के अक्यूज्ड का एडवोकेट अक्यूज्ड की स्पॉट पे प्रेजेंसी को झुटला ना सके, इसलिए उसका एड्रेस जरूरी है, नाम एड्रेस वगैरह. देन प्लेस सीन ऑफ ऑफेंस इन एफआईआर. तो सीन ऑफ ऑफेंस या प्लेस एफआईआर में आना जरूरी है कि ऑफेंस कहां पर हुआ, प्लेस कौन सी थी, ये एफआईआर में मेंशन होना जरूरी है. टाइमिंग ऑफ द इंसिडेंट, कि किस वक्त वो ऑफेंस हुआ, एफआईआर में आना जरूरी है. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ अक्यूज्ड, इफ अक्यूज्ड इज नोन, इफ अननोन देन हिज हाइट, बिल्ड, कलर, कॉम्प्लेक्शन एंड हेयर स्टाइल. सपोज अगर अक्यूज्ड को हम पहचानते हैं तो हम उसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये नाम है उसका, ये एड्रेस है. लाइकवाइज सपोज अगर अक्यूज्ड को हम पहचानते नहीं है लेकिन हमने उसको देखा है तो हम उसका हुलिया बताएंगे कि उसकी हाइट क्या थी, बिल्ड कैसा था, उसका कलर कैसा था, हेयर स्टाइल कैसी थी. ये एफआईआर में आना जरूरी है. मैनर ऑफ कमिटिंग क्राइम, मैनर ऑफ कमिटिंग क्राइम, कि किस तरीके से ऑफेंस हुआ, किस तरीके से ऑफेंस किया, मैनर ऑफ कमिटिंग क्राइम मस्ट बी मेंशन इन एफआईआर, तो वो भी आना जरूरी है. देन टेलीफोनिक एफआईआर. So, if the informant has given the name of accused, place of offense and name of victim in detail on telephone, the information is treated as FIR, but incomplete information on telephone will not be treated as an FIR. Suppose if the informant has given the name of accused, the address of accused and as well as the name of victim, it means each and every information has been given by the informant on telephone, then that particular telephonic information will be treated as an FIR. तो टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, FIR ट्रीट होगी. कब, अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है इंफॉर्मेंट. बट सपोज इफ द इंफॉर्मेंट हैज गिवन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ने ये कहा कि टेलीफोन किया उसने पुलिस स्टेशन में और उसने सिर्फ ये कहा कि ये जगह पर ऐसा ऐसा मर्डर हो गया, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो एफआईआर नहीं कहलाएगी. लेकिन अगर वही कोई पर्सन ये कहता है कि ए ने मर्डर किया, बी का मर्डर किया, ये प्लेस है, ऐसा ऑफेंस हुआ, सब अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है तो टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन भी एफआईआर ट्रीट होगी. मौजी राम वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, दैट इज अ पर्टिकुलर केस 1994 where a telephonic message was given by Up Pradhan of a village about the commission of murder to the officer in charge of police station, who got it reduced to writing, and entries were made in the police records, the information disclosing name of accused, deceased and the place of occurrence. So in this particular case, the Up Pradhan of a village has given information to the police officer in charge of a police station on telephone, and that particular Up Pradhan has mentioned the name of accused, the name of victim as well as the place of offense. तो यहाँ पर ये केस में क्या हुआ था कि जो विलेज का उप प्रधान था उसने टेलीफोन किया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को और उसने एक ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी उसको, और उसने इंफॉर्मेशन में अक्यूज का नाम भी बताया, विक्टिम का नाम भी बताया और साथ ही साथ प्लेस ऑफ ऑफेंस भी बताया कि ऑफेंस कहाँ हुआ, सब चीजें उसने इंफॉर्मेशन दी. द हाई कोर्ट हेल्ड इट टू बी
an FIR as it was neither vague nor cryptic but clear. तो हाईकोर्ट ने क्या किया, वो जो इंफॉर्मेशन उप प्रधान ने दिया था उसको हाईकोर्ट ने FIR ट्रीट किया, क्योंकि हाईकोर्ट का कहना यह था कि जो इंफॉर्मेशन उप प्रधान ने दिया वो इंफॉर्मेशन सही है, करेक्ट है, वेग नहीं है, क्योंकि अक्यूज का नाम भी बताया और विक्टिम का नाम भी बताया, प्लेस ऑफ ऑफेंस भी बताया. नाउ ड्यूटी ऑफ पुलिस टू रजिस्टर्ड FIR. So whenever police receives information relating to the commission of cognizable offence, police shall register FIR. So whenever police receives any information relating to commission of cognizable offence, it will be the duty police bound to register an FIR. जब कभी भी पुलिस के पास अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई केस आएगी या कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो पुलिस ऑफिसर को FIR रजिस्टर करना पड़ेगा. पुलिस ऑफिसर डिनाई नहीं कर सकता, ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है. स्टेट ऑफ AP वर्सेस पुन्नति रमुलु. In this particular case, refusal to record an FIR on the ground that the place of crime does not fall within the territorial jurisdiction of a police station amount to dereliction of duty. So in this particular case, the police officer refused to lodge an FIR and the reason behind was that the place of occurrence of offense was not within the territorial jurisdiction of that particular police station. Then the court held that it is a negligent act of police officer. It is the disobeying his duty. तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने FIR रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया और पुलिस ऑफिसर का कहना यह था कि जो ऑफेंस हुआ जो एरिया में, वो एरिया इस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है. तो यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी का उल्लंघन है. पुलिस शैल रजिस्टर्ड एन FIR. पुलिस ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये कोई और जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ. पुलिस को रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा FIR जब कभी भी पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन आई है. नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस वुड हैव टू बी रिकॉर्डेड एंड फॉरवर्डेड टू द पुलिस स्टेशन हैविंग जुरिस्डिक्शन. सो व्हेनेवर द पुलिस रिसीव्स एनी information relating to a cognizable offense, police shall register an FIR and transfer that FIR to the police station having jurisdiction in that particular case. तो पुलिस ऑफिसर को FIR रजिस्टर करना ही पड़ेगा. जीरो FIR उसको कहते हैं कि ये पुलिस स्टेशन को अगर फॉर एग्जांपल जुरिस्डिक्शन नहीं है FIR लॉन्च करने का, तो वो एरिया का जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर्ड करेगी जीरो FIR और उसको ट्रांसफर करेगी वो पुलिस स्टेशन को जिसको उस एरिया का जुरिस्डिक्शन है. नाउ डिले इन लॉजिंग FIR. So unnecessary delay in lodging the FIR will create doubt and FIR will lose its evidentiary value. If there is unnecessary delay in lodging an FIR, then it will create a doubt and the evidentiary value of FIR will decrease. तो जब कभी भी कोई unnecessary delay होगा FIR लॉन्च करने में तो वो डाउट क्रिएट करेगा और FIR की evidentiary value कम होगी. So if the delay is reasonable and justified by the informant, then it is excusable. अगर डिले जस्टिफिएबल है, अगर डिले एक्सप्लेन करता है कि भाई क्यों डिले हुआ, अगर वो जस्टिफिएबल है तो वो एक्सक्यूजेबल होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा FIR पे. इन केस ऑफ इवनिंग और लेट नाइट ऑफेंसेस, सपोज इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड लेट नाइट, अगर लेट नाइट ऑफेंस होता है तो अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा रात हो गई और ऑफेंस हुआ और इन्फॉर्मेंट ने दूसरे दिन सुबह अगर FIR लॉन्च किया तो ये जो डिले है ये एक्सक्यूजेबल होगा. डिस्कशन विद एल्डर्स इन फैमिली इन केस ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 354 एंड 376. अगर कोई वुमन के अगेंस्ट में ऑफेंस होता है, रेप का ऑफेंस या आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन का ऑफेंस, उस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत से फैमिली मेंबर हेजिटेट करते हैं FIR लॉन्च करने के लिए. तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि बड़ों से डिस्कशन करने के बाद, एडवाइस लेने के बाद FIR लॉन्च होती है, तो ऐसा डिले भी एक्सक्यूजेबल है. FIR की एविडेंशियरी वैल्यू कम नहीं होगी. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश, दैट इज अ पर्टिकुलर केस. अ चाइल्ड वाज रेप्ड. इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट इट वाज नॉट अननेचुरल फॉर द ब्रदर ऑफ अ विक्टिम टू वेट फॉर द अराइवल ऑफ द एल्डर of house and no lodge a report after the decision of the family members because
and to lodge a report after the decision of the family member because reputation of the family and career of girl was involved. तो इस केस में क्या हुआ था कि एक लड़की का रेप हुआ था, चाइल्ड का रेप हुआ था, और उसके भाई ने एफआईआर इमीडिएटली लॉन्च नहीं करा क्योंकि वो अपने बड़ों से डिस्कशन करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि फैमिली मेंबर से डिस्कशन करने के बाद ही एफआईआर लॉन्च होगी, क्योंकि उस फैमिली के रेपुटेशन का सवाल था, इज्जत का सवाल था, साथ ही साथ वो गर्ल जो इसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ उसका करियर भी इन्वॉल्व था। तो ये फैमिली मेंबर से डिस्कशन के बाद एफआईआर लॉन्च हुई इस केस में। तो ये जो डिले हुआ एफआईआर लॉन्च में ये एक्सक्यूजेबल था। कोर्ट ने कहा कि ये डिले एक्सक्यूजेबल है, ये डिले से एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सेक्शन 154 पे पूछा गया क्वेश्चन है, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि an aggrieved informant on refusal on the part of officer in charge of police station to record information regarding cognizable offence may make complaint to judicial magistrate first class, make complaint to chief judicial magistrate, make complaint to the district judge, send in writing substance of the information by post to the superintendent of police। तो हमने देखा कि जब कभी भी अगर पुलिस के पास एफआईआर लॉन्च करने के लिए कोई पर्सन जाएगा और पुलिस अगर रिफ्यूज करती है एफआईआर रजिस्टर्ड करने से, तो जो पर्सन है, जो इन्फॉर्मेंट है, वो क्या कर सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है। ये उसका राइट है। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। नाउ जेएमएफसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, पर्सन हु लॉन्च्ड एफआईआर इज टू बी रेफर्ड एज अ कंप्लेनेंट, as an informant, both the terms above mentioned applicant। तो अगर देखें तो इंफॉर्मेशन लॉन्च करने वाला, एफआईआर रजिस्टर्ड करने वाले को इंफॉर्मेंट कहा जाएगा, इंफॉर्मेशन देने वाले को इंफॉर्मेंट। अगर मैजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट करता है तो कंप्लेनेंट कहलाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। देन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल only to contradict the informant, only to corroborate the version of the informant before the court, to contradict and corroborate the informant when examined as a witness, to corroborate the oral evidence of other witnesses। The correct answer is FIR can be used in the trial for the purpose of corroborating the other evidence as well as for the purpose of contradicting। मतलब सपोर्ट के लिए भी यूज होगा एफआईआर और अगेंस्ट के लिए भी यूज होगा, दोनों के लिए एफआईआर यूज होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। अनदर क्वेश्चन 2015 महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में, व्हेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस रिसीव्ड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ही कैन मेक इंक्वायरी एंड देन डिसाइड वेदर टू रजिस्टर एन एफआईआर और नॉट। ही हैज टू रजिस्टर एन एफआईआर एज अ रूल। He can refuse to register an FIR. He can direct the informant to seek direction from the magistrate. So he has to register an FIR as a rule. So whenever police receives an information relating to commission of cognizable offence, it shall be the duty of police officer to register an FIR. तो ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की FIR रजिस्टर करने की। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, under which one of the following provision of Criminal Procedure Code 1973 gives statutory definition of FIR? Section 154, 155, 156 not defined. So, as we knows very well, Section 154 provides a provision relating to the information in case of a cognizable offence, but the FIR is not defined anywhere in CRPC. So not defined is the correct answer. उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हु कैन गिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस? द विक्टिम हिमसेल्फ ओनली, द डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम ओनली, रिलेटिव ऑफ विक्टिम ओनली, एनी पर्सन। सो द करेक्ट आंसर इज एनी पर्सन। सो एनी पर्सन कैन लॉन्च एन एफआईआर। कोई भी जाकर अगर मेरे सामने अगर ऑफेंस होता है, मैं वो ना विक्टिम को पहचानता हूं ना तो अक्यूज को पहचानता हूं, तब भी मैं जाके उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे सकता हूं और एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकता हूं। तो एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड बाय एनी
person. So this is a particular provision of section 154 FIR which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.